हेलो एवरीवन, राम राम और भाई गुड इवनिंग सभी को। आज हम करने वाले हैं हमारे पॉलिटिकल को स्टार्ट। पहले दो चैप्टर जो हमने विविधता वाले थे, विविधता यानी डाइवर्सिटी, इन दोनों चैप्टर को मैंने जो है कंप्लीट करवा दिया था, जो आपको शायद याद नहीं होगा, जिसमें हमने समीर 1 और समीर 2 की स्टोरी के बारे में जाना था फर्स्ट चैप्टर में। और सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था कि विविधता है वो फिर और उसमें भिन्नताएं क्या हैं, किस प्रकार के भेदभाव हैं, और रूढ़िबद्ध धारणाओं के बारे में पढ़ा था हमने। अनेकता के बारे में पढ़ा था, जो अंतर हैं उन सब के बारे में हमने पढ़ा हुआ था। और विविधता में एकता उसको हमने जो है फर्स्ट चैप्टर में कंप्लीट किया था। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारी पॉलिटिकल के चैप्टर यानी अध्याय 3 को, जिसमें हम पढ़ेंगे सरकार के बारे में। सरकार का क्या मतलब है, सरकार को कौन लोग चुनते हैं, हमारे देश में कैसी सरकार है, कैसा हमारा देश है, किस प्रकार से हम सरकार का चुनाव करते हैं, और किस तरह के लोग जो है चुनाव में कौन कौन लोग हिस्सा ले सकते हैं, कौन कौन लोग हैं जो मतदान कर सकते हैं यानी वोट दे सकते हैं, और क्या जो है वोट देने का अधिकार महिलाओं को भी है, पुरुषों को है, या फिर किस जो है आयु वर्ग के जो है लोगों को है, और कब से ये चलते आ रहे हैं। तो हम इन सब के बारे में हम आज के चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को है जो हमारे लाइक आप ज़रूर करना वीडियो देख करके, और जो नए बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको जो है सभी 6, 7, 8 और फिर 9th 10th 12th तक की सभी की NCERT आपको एक एक करके मिलेगी। जो स्कूली बच्चे हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए लगे हुए हैं, उन सब से भी रिक्वेस्ट है कि चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लो। तो आपको डिटेल से एक एक लाइन आपको जो है पढ़ाई जाएगी, जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। और अभी CTET के एग्ज़ाम में भी हमारी NCERT काफ़ी जो है हेल्पफुल होती है। जो 60 नंबर जो आते हैं आपके SST वाले, वो सिर्फ और सिर्फ NCERT की बुक्स में से ही आएंगे, कहीं बाहर से एक क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाएगा। तो आपको ये 60 क्वेश्चन अगर चाहिए तो आप NCERT की बुक्स पढ़ें, और ऐसे ही बुक उठा करके आप पढ़ोगे ना तो आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा। तो आप जो है ये वीडियो सुनते हुए जाना, ईयरबड फ़ोन लगा करके जो है कुछ भी लगा करके आप काम करते करते भी, जो हाउस वाइफ है वो ऐसे ऐसे भी सुन सकती हैं कि क्या है, मोटे मोटे देख सकती हैं। बाद में आप PDF डाउनलोड करके एक बार मोटे मोटे उसको देख लेना। आगे चलते हैं हम हमारे सरकार के बारे में। सरकार शब्द का जिक्र जो हमने कई बार सुना है, यानी हम डेली सुनते हैं हाँ किसकी सरकार है किसकी नहीं। इस पाठ में आप यह पढ़ेंगे कि सरकार क्या है और यह हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, सरकारें क्या करती है, कैसे निर्णय लेती हैं, और अलग अलग तरह की सरकारें जैसे लोकतांत्रिक सरकार, राजतंत्रीय सरकार के बीच में क्या अंतर है। तो हम इन सब के बारे में आज पढ़ेंगे, इनमें जो अंतर हैं वो पता लगाएंगे। और ये कुछ न्यूज़पेपर की हेडलाइन है जो सरकार की तरह जो हम न्यूज़पेपर में देखते हैं। कोयला और बिजली विभाग के पुनर्गठन के पक्ष में है सरकार, सरकार के कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग, बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से राहत सामग्री, सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 और न्यायाधीश सरकार। तो ये जो है हेडलाइंस यहाँ पर दी हुई हैं अखबार की सरकार के जो बारे में। हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने और काम करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, सरकार की। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं। सड़कें और स्कूल कहाँ बनाए जाएंगे, और बहुत ज़्यादा महंगी होने पर कोई चीज़ जो महंगी होगी तो उसके दाम किस प्रकार घटाए जाएंगे, ये सब निर्णय कौन लेता है, सरकार। बिजली आपूर्ति कैसे बढ़ाएं कम करें, सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है। उदाहरण के लिए सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती हैं, यानी गरीबों की मदद के लिए जो है कई कार्यक्रम चलाती हैं, योजनाएं। इनके अलावा वह अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे डाक सेवाएं, रेल सेवाएं चलाना इत्यादि। यानी सरकार क्या क्या काम करती हैं, ये थे सरकार के काम। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। यानी जो दूसरे देश हैं तो उनके साथ हमारे जो है रिलेशन कैसे होंगे, जो है अच्छे होंगे बुरे होंगे, ये किस पर निर्भर करता है, हमारे देश की सरकार पर। उसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। यानी ये सब जिम्मेदारी किसकी है, सभी की। तो ये नागरिकों के बारे में सोचना, भोजन मिलना, उनको अच्छे कपड़े, उनको अच्छी सुविधाएं,
ये सब जिम्मेदारी एक सरकार की है। जब प्राकृतिक विपदा घेर लेती है, यानी कोई बाढ़, भूकंप, इस तरह की कोई आपदा आती है, सुनामी, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। यानी सरकार ही ऑर्डर देती है, जैसे फौजी वगैरह होते हैं, ये उनको रेस्क्यू टीम आती है, उनको निकालती है फंसे हुए लोगों को, फिर वहाँ पर खाना पहुँचाती है। तो ये सब निर्णय कौन लेता है? सरकार। अगर कहीं पर कोई विवाद होता है, झगड़े वगैरह, तो और कोई अपराध करता है तो लोग न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी सरकार का ही एक अंग है। और लोग कहाँ पर जाते हैं न्याय मांगने? न्यायालय में, वो भी सरकार का ही हिस्सा है। शायद आपको यह जानकर अचरज हो रहा होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है और सरकार के लिए इन सब कामों को क्या है करना क्यों ज़रूरी है। यानी कि इतने सारे काम दूसरे देशों के रिलेशन भी, विपदा से भी, और पूरे देश के जो नागरिकों के बारे में सोचना, ये सब कैसे कर लेती है। तो ये इन सब के बारे में जानेंगे हम। जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है जिससे आवश्यक निर्णय ले जा सके। कुछ नियमों की ज़रूरत होती है जो सब पर लागू हों, और उदाहरण के लिए संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की ज़रूरत होती है ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। यानी कि सरकार खुद जाकर एक एक को ये नहीं बोलती, अरे ये ऐसे नहीं करना है, ये नहीं करना है, यहाँ पर नहीं जाना है, यहाँ नहीं बैठना है। सरकार जो है एक नियम लागू कर देती है कि ये काम नहीं करना है, ये एक नियम है। तो कोई भी इंसान जो है ये काम नहीं करेगा। अगर कोई भी कर भी दे गलती से तो उसको जो क्या मिलती है? पनिशमेंट दी जाती है। तो लोग जो है अपने आप फॉलो करते रहते हैं उनको, ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सके। मतलब देश की सीमा की सुरक्षा की होती है ना, तो क्या करती है सरकार? संसाधनों को नियंत्रण करती है। लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है। वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू कर देती है। यानी कि कई तरह के नियम बना देती है। जैसे मान लो सरकार जो है जैसे सरकार नॉर्मली चालान वगैरह का नियम है ना, बिना हेलमेट वाले बाइक पर 3 बैठे हुए दिख गए उनका चालान कटेगा। इस तरह से तो लोग चालान के डर से क्या करते हैं? उन नियमों को फॉलो करते हैं। इस तरह से कुछ नियम बना देती है। कुछ उदाहरण जो सरकार के अंग हैं, कौन से हैं? सर्वोच्च न्यायालय सरकार का अंग है, भारत पेट्रोलियम भी सरकार का अंग है, और भारतीय रेल भी सरकार का अंग है। ये देखो, ये भारत सर्वोच्च न्यायालय और ये रेलवे, और ये लोगो हमारे भारत पेट्रोलियम का। सरकार के स्तर, यानी सरकार के कितने स्तर हैं? 3 स्तर की सरकार होती है। जब आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीज़ों के लिए जिम्मेदार है, तो क्या आप सोच सकती हैं कि सरकार ये सारे इंतजाम कैसे करती है? दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है। स्थानीय स्तर पर, दूसरा है राज्य स्तर पर, और तीसरा है राष्ट्रीय स्तर पर। स्थानीय स्तर का मतलब क्या है? आपके गांव, शहर, मोहल्ले से है। यानी कि स्थानीय स्तर की सरकार कहाँ तक लागू रहेगी? अपने गांव, मोहल्ले या फिर अपने जो है शहर तक। राज्य स्तर का मतलब है यानी पूरे राज्य को ध्यान में रखे। जैसे कि हरियाणा या असम की सरकार पूरे राज्य में काम करती है। हरियाणा की सरकार हरियाणा देखेगी, अम्बाला की सरकार जो है अम्बाला देखेगी ना, अम्बाला तो हमारा ज़िला हो गया। जो है यूपी की सरकार यूपी देखेगी, वो उसकी सरकार जो है अलग अलग राज्यों, यानी पंजाब की सरकार पंजाब देखेगी, अलग अलग राज्यों की सरकार। और राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से, यानी राष्ट्र स्तर पर होता है। इस किताब में आप आगे चलकर पढ़ेंगे कि स्थानीय सरकार कैसे काम करती है, और आगे की कक्षा में राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के कामों के बारे में जानेंगे। यानी आगे हम जानेंगे अलग अलग स्तर पर सरकार कैसे काम करती है। ये हमारा मैप है जिसके अंदर हमारे सभी राज्य दर्शाए गए हैं, जिनको हम जूम करके देखेंगे। हमारा हरियाणा देखेंगे हम, ये रहा हमारा हरियाणा राज्य। ये देखिए, ये है हमारा पूरा राजस्थान, ये है पंजाब, हिमाचल, ये उत्तराखंड, और ये है उत्तर प्रदेश। तो ऐसे ही हमारे सभी राज्य दर्शाए गए हैं। एक बार यहाँ पर नज़र देखना, आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद, यानी उस जो आंध्र प्रदेश था उसका पुनर्गठन हुआ था, उसके बाद 2 जून 2014 को, ये डेट याद रखना, तेलंगाना जो है भारत का 29वां राज्य बना था। कब बना था? 2 जून 2014 को। और 31 अक्टूबर 2019 से, यानी 2019 31 अक्टूबर से जम्मू कश्मीर जो था उसको 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है।
और कौन कौन से बनाए गए हैं? एक तो जम्मू और कश्मीर, और दूसरा का नाम क्या रखा हमने? लद्दाख। यानी 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया है जम्मू कश्मीर को। सरकार कानून कैसे बनाती है और कैसे लागू करती है, कैसे उनको लोग फॉलो करते हैं? सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मान्य होते हैं। केवल यह वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है, और सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत है वैसे ही यह ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य कर सके। यानी सरकार जो है कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? सरकार के पास। तो जैसे कानून बनाने का अधिकार है ना उनको, वैसे ही लोगों को ये कानून मानने का, यानी उनको उनसे मनवाने का भी अधिकार है। उदाहरण के लिए एक कानून की गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस ना हो, यानी लाइसेंस होना चाहिए, ये कानून है। अगर कोई किसी के पास लाइसेंस नहीं होगा तो क्या होगा? वह पकड़ा जाएगा और जेल की सज़ा काटनी पड़ेगी या फिर उसे जुर्माना भरना पड़ेगा। तो ये एक कानून बना दिया जाता है कि क्या है, ये जुर्माना, कि यहाँ पर अगर किसी के पास लाइसेंस नहीं होगा तो क्या है, उसको इतना जुर्माना देना पड़ेगा या फिर इतनी सज़ा होगी। किसी दूसरे कानून को लेकर यह विचार कीजिए कि लोगों के लिए उसे क्यों मानना ज़रूरी है। ये आप सोचिए कि लोग क्यों माने इसको, क्यों ज़रूरी है, लोगों के लिए क्या फ़ायदा है। सरकार जो कार्रवाई कर सकती है, उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा तो वे भी कुछ कदम उठा सकते हैं। यानी अगर सरकार को लगे कि लोग जो है उसका पालन नहीं करें तो वो अलग अलग कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसको उसके धर्म या उसकी जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया, वह न्यायालय जा सकती है और वह यह दावा कर सकती है कि कानून का पालन नहीं हो रहा। यानी जो सरकारी विभाग कार्यों में लगे हुए हैं ना, उनके लिए भी कानून है। यानी स्वतंत्रता सभी को है, सभी प्रकार की। और अगर किसी इंसान को लगे कि मुझे धर्म की वजह से, मेरी जाति की वजह से, मेरे पहनावे की वजह से मुझे नौकरी नहीं दे रहे, तो वो जो हो उस विभाग की शिकायत न्यायालय में कर सकता है, तो उसको न्याय मिलेगा। सरकार जो है वहाँ पर कदम उठाएगी। सरकार के प्रकार। सरकार को निर्णय लेने और कानूनों का पालन करवाने, यानी उन्हें बाध्य कर बनाने की शक्ति कौन देता है? इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में कैसी सरकार है। यानी जो है सरकार अपना निर्णय बदले, ये किस पर निर्भर करता है कि कैसी सरकार है। लोकतंत्र में तो लोगों की ही सरकार, यानी लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं कि लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं। लोगों को शक्ति होती है कि अगर उन्हें यह सरकार पसंद नहीं है तो जब चुनाव होंगे ना, तो वो अगली अलग सरकार को चुनेंगे, किसी और को वोट देंगे। उन्हें यह पसंद नहीं है तो जैसे फिलहाल बीजेपी है, बीजेपी को चुनेंगे, बीजेपी को हटाकर किसी को कांग्रेस पसंद है। अगर बीजेपी अच्छा काम नहीं करेगी तो क्या करेंगे? चुनाव में लोग कांग्रेस को वोट देंगे और कांग्रेस जो है अगली हमारी सरकार होगी। तो क्या है, लोगों के डर से लोग जो है सरकार काम करती है कि उन्हें पसंद नहीं किया जाएगा। वे अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं और एक बार चुन लिए जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों के आधार पर बताना होता है और सफाई भी देनी होती है। सरकार जो कदम उठाती है ना, कि कोई भी कानून बना दिया, कोई भी बड़ा फैसला ले लिया, तो सरकार को इस बात की सफाई देनी पड़ती है जनता को कि ये किस लिए उठाया गया है, क्या इसका फ़ायदा होगा। अगर अपनी वजह से कोई भी फैसला अपने आप वो नहीं ले सकती, क्योंकि सरकार जो जनता है उन्होंने ही तो सरकार को चुना है। अगर जनता को ये फैसला पसंद नहीं आएगा कुछ भी, तो क्या करेंगे ये लोग? जो भूख हड़ताल कर लेंगे, जाम लगा देंगे, कहीं पर भी इकट्ठे होकर के क्या कर देंगे, जो है स्थिति खराब कर देंगे देश की, राज्य की। एक दूसरी तरह की सरकार होती है जिसमें राजतंत्रीय सरकार कहते हैं। पहली हमारे जो देश में है वो लोकतांत्रिक सरकार है। राजतंत्रीय सरकार कैसी है? जिसमें राजा रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। राजा के पास सलाहकार का एक छोटा समूह होता है, यानी कि वहाँ पर समूह बना लेते हैं कुछ जो पढ़े लिखे वगैरह लोग होते हैं, उनको अपने आसपास बिठा करके एक समूह बना लेते हैं। वे सब मिलकर जो है राजा को सलाह देंगे कि राजा ये ऐसा करनी चाहिए, ये फ़ायदा होगा, ये करना चाहिए, ये फ़ायदा होगा। और सरकार जो है अंतिम फैसला किसका होगा? जो है हमारे राजा को होगा, जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। और अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होती है? राजा के पास। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते और न ही अपने निर्णयों की जो है सफाई देनी पड़ती। लोकतंत्र सरकार में क्या है, लोगों को सफाई देनी पड़ती है सरकार को। और राजतंत्र सरकार में राजा जो है कोई भी फैसला अपनी मर्जी से ले सकता है, उसको कोई सफाई नहीं देनी पड़ती
कि मैंने ये फैसला क्यों लिया है, किसका इसमें फ़ायदा होगा। अगर राजा का खुद का फैसला होगा, उसका खुद का फ़ायदा होगा तो वो फैसला ले सकता है और जनता भाड़ में जाए, उसको कोई मतलब नहीं। लेकिन क्या है, वो जो प्रजा है ना राजा की, वो आकर के ये नहीं पूछ सकती कि राजा आपने ये फैसला क्यों लिया। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं ना लोकतंत्र सरकार में, तो ये लोग जो है सरकार के ऊपर सवाल उठा सकते हैं कि आपने ये निर्णय क्या सोच समझ कर ये निर्णय लिया, क्यों लिया, इससे हमारा कोई फ़ायदा नहीं। तो ये फ़र्क होता है। भारत क्या है, एक लोकतंत्र है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी है। सरकार में और भी कई देश हैं जहाँ पर लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किए, यानी लोकतंत्र की सरकार लाने के लिए कई देशों में संघर्ष किए गए हैं। ऊपर बताया जा चुका है कि लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता चुनने की शक्ति होती है। इसलिए इस अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। अपनी मनपसंद का नेता चुनना, लोगों का ही शासन। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्राय प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और ये प्रतिनिधि बाद में क्या करते हैं, ये प्रतिनिधि मिलकर जो है सारी जनता के लिए निर्णय लेंगे। यानी सरकार अकेली निर्णय नहीं लेगी, उनके जो प्रतिनिधि होंगे आसपास वो सब मिलकर के एक दूसरे से सलाह करके सभी मिलकर के निर्णय लेंगे। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वह देश के सभी जो वयस्क यानी सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार न दे। यानी कि आज कोई भी सरकार अपने आप को लोकतंत्र का क्या मतलब है, लोगों की सरकार। और अगर लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं होगा तो कहाँ के लोग, कहाँ की सरकार। तो लोकतांत्रिक तभी होगी जब वयस्क लोगों को यानी वयस्कों को अधिकार होगा वोट देने का। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था, यानी पहले क्या नहीं था, वोट देने का अधिकार सभी को नहीं था। इसके बारे में हम क्या बताएंगे आज। क्या आप विश्वास कर सकती हैं कि एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी। क्या मतलब कि पहले लोकतांत्रिक सरकार थी लेकिन औरतें थी और गरीब जो लोग थे उनको चुनाव में भाग नहीं देने, यानी जो जिनके पास पैसा होता था वही लोग चुनाव में भाग ले सकते थे। अपने शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थी जो पढ़े लिखे और जिनके पास अपनी संपत्ति होती। इसका मतलब था कि औरतों, गरीबों और अशिक्षितों को वोट देने का भी अधिकार नहीं था। पहले की स्थिति कुछ ऐसी थी। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो ये गिने चुने पुरुष बनाते थे। यानी कि ये जो पढ़े लिखे लोग होते थे ना, और ये वोट देते थे और फिर इन्हीं के द्वारा सरकार चलती थी। औरतों को और गरीबों को कोई नहीं पूछता था। भारत में जो है आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था। इसलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की और गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। उन्होंने भी जोर शोर से यह मांग उठाई कि 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा, अब ये देखना यहाँ से क्वेश्चन बनता है, 1931 में यानी यंग इंडिया पत्रिका कब लिखी गई, 1931 में, और किसके द्वारा, गांधी जी के द्वारा। और फिर क्या लिखा गया था इस पत्रिका में, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं, वह वोट नहीं दे सकता। जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता। क्या है कि गांधी जी ने ये जो है डेफिनेशन वहाँ पर लिखी है। कहाँ पर लिखी है ये, जो है पत्रिका में। ये कब लिखी गई थी, 1931 में। तो ये एक बार डेफिनेशन भी आप देख लेना, क्योंकि सीधी डेफिनेशन लिख करके बोलेगा कि ये किसके द्वारा लिखी गई है, कब लिखी गई है, किस पत्रिका में इसको छापा गया है। संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी। पूरे यूरोप अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्य में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा था। अमेरिका और यूरोप में लोगों ने, महिलाओं ने क्या किया था, बहुत ही जो है संघर्ष किए थे। महिलाओं के द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं। यानी जो है महिला मताधिकार आंदोलन कब हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध के नज़दीक, और अंग्रेजी में इसे सफरेज मूवमेंट कहते हैं। यानी
जो महिला आंदोलन है इसको क्या, मताधिकार आंदोलन, इसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में, सफ्रेज मूवमेंट। सफ्रेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया था जो पुरुषों के काम माने जाते थे। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू किया तो लोगों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़िबद्ध धारणाएं बना रखी। यानी लोगों ने जो है पहले से धारणाएं बनाए रखी थी, रूढ़िबद्ध धारणाएं कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती, ये सिर्फ पुरुषों से होता है। तो महिलाओं ने वो काम करके दिखाए, तब उनकी आंखें खुली। इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने में समान रूप से योग्य माना जाने लगा और महिला मताधिकार आंदोलन के साथियों ने सभी महिलाओं को वोट देने का अधिकार की मांग की। उनकी आवाज़ सुनी जाए, इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों से बांधकर प्रदर्शन किया था और उनमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल गई थी और भूख हड़ताल पर भी बैठी थी। आगे देखिए, अमेरिका में लोगों को वोट देने का अधिकार, ये जो है आपका, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये ही एक लाइन। और एक सफ्रेज जो है आपका, सफ्रेज का मतलब है वोट देने का अधिकार। महिला मताधिकार आंदोलन को किस नाम से जाना गया, सफ्रेज के नाम से। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला था और इंग्लैंड में औरतों को यह अधिकार कब मिला था, 1928 में मिला था। हमारा ये जो आज का चैप्टर है सिर्फ इतना ही था। इसका क्या मतलब है, सरकार के बारे में हमने पढ़ा। सरकार कितने स्तर की होती है, 3 स्तर की होती है। एक राज्य स्तर के ऊपर, एक स्थानीय स्तर पे और एक राष्ट्रीय स्तर पे। सबसे पहले होगी सबसे छोटी स्थानीय स्तर की सरकार, यानी कि हमारे घर जो है गांव में होती है, जो गांव में, शहरों में, कस्बों में जो सरकार, यानी सरपंच जिनको हम चुनते हैं, वो भी सरकार का ही एक हिस्सा है, यानी स्थानीय स्तर की सरकार। पंच हो गए, सरपंच हो गए गाँव में, ये सब। और फिर दूसरी हमारी आ गई है राज्य स्तर की सरकार। राज्य स्तर की यानी कि अलग अलग राज्यों की, हरियाणा की अलग से हो गई, पंजाब की अलग से हो गई, और जो है हमारे और भी अलग अलग, उत्तराखंड की हो गई, बिहार की हो गई, ऐसे ही सभी राज्यों की सरकारें। फिर होगी हमारी राष्ट्रीय, यानी कि सभी राज्यों को मिला करके, सभी राज्यों का यानी पूरे देश का फैसला एक ही जगह होगा, वो होगी हमारी राष्ट्रीय स्तर की सरकार, जो सभी के लिए लागू होगा। सभी गांव, शहरों, सभी जिलों के लिए, सभी राज्यों के लिए, सभी यानी पूरे देश के लिए जो एक निर्णय लिया जाएगा, वो होगी हमारी राष्ट्रीय स्तर की। और जो दूसरी हमारी राज्य सरकार होगी, इससे थोड़ी सी छोटे स्तर के ऊपर, यानी ये पूरे देश के लिए होगी और ये सिर्फ एक एक राज्यों के लिए, यानी सभी राज्यों के लिए अलग अलग होगी। और फिर इन राज्यों के अंदर गाँव है, कस्बे हैं, नगर हैं, शहर हैं, इनके अलग स्तर के ऊपर, यानी इससे थोड़ी ही छोटे स्तर पर होगी, वो हमारी स्थानीय स्तर की सरकार होगी। तो सरकार हमारी 3 स्तर की है। और एक हमने इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें क्या पढ़ी कि महिला मताधिकार आंदोलन जो है कब चलाया गया था और जो है इसको किस नाम से जाना गया था। तो ये है सफ्रेज आंदोलन के नाम से इसको जाना गया था, वोट देने का अधिकार। और महिलाओं को जो पहले वोट देने का भी अधिकार नहीं था, इसके लिए यूरोप और अमेरिका की महिलाओं ने कई लड़ाइयाँ लड़ी, कई संघर्ष किए, और तब जाकर के उन्होंने क्या है, वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ था। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, जिसके बारे में हमने जाना कि सरकार क्या होती है, कैसे वो निर्णय लेती है, क्या करती है, हम जो है वोट देने का अधिकार किस तरह से प्राप्त हुआ, कितनी लड़ाई के बाद हुआ। तो आज का चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है, कल हम पढ़ेंगे आगे। लेकिन उससे पहले, जाने से पहले, हम फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी सभी से कि आप जो है वीडियो को लाइक करते हुए जाया करो भाई। वीडियो को लाइक करने से क्या है, वीडियो का एक तो इम्प्रेशन जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास मेरी वीडियो जाएगी। जो वीडियो को अगर लाइक करोगे, कमेंट में बताओगे कि वीडियो कैसी लगी आपको, तो क्या मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा अगली वीडियो और अच्छी बनाने के लिए। तो सभी से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि वीडियो को जो लाइक करो, और जो नए चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू, लव यू ऑल, बाय।